हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वोडाफोन आइडिया के लिए। देखिए, वोडाफोन आइडिया बहुत ही ज़्यादा चर्चा का विषय है आजकल। आपको पता है, क्योंकि इसके पीछे कारण बहुत हैं। लेकिन शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए, ताकि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप सबसे पहले देख पाएंगे। दूसरी रिक्वेस्ट ये है आपसे कि अगर आप डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक ड्रॉप किया गया है, आप देख सकते हैं। देखिए, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के अंदर आज यानी 5 जुलाई 2021 को 8.80 की ओपन प्राइस के बाद गिरने का नाम नहीं ले रहा है, बल्कि 8.50 का हालांकि लो बना चुका है। उसके बाद जो है अपने आप को ऊपर की तरफ पुश करने की कोशिश में लगा हुआ है। देखिए, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड अभी तक 8.90 का हाई बना चुका है और अभी तक 11:18 का टाइम हो रहा है दिन के, और 173.04 मिलियन शेयर्स यानी 17 करोड़ 30,48,575 शेयर्स ट्रेड हो चुके हैं। 37.53% की डिलीवरी है। दोस्तों, अगर आप बाइंग साइड पे देखेंगे तो 63.97 तकरीबन 64% क्वांटिटीज़ पेंडिंग में लगी हैं बाइंग साइड पे। सेलिंग साइड पे सिर्फ 36% क्वांटिटीज़ हैं। अगर नंबर्स में बताऊं आपको तो 6 करोड़ 50,46,000 समथिंग बाइंग साइड पे हैं और 3 करोड़ 65 लाख समथिंग सेलिंग साइड पे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे इस वीडियो में मैं आप लोगों से ये बात करना चाहता हूँ कि वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के अंदर ये स्टॉक प्राइस जो है अपने आप को मेंटेन करके रखने की कोशिश कर रहा है, जो कि ये सिग्नल दे रहा है कि कहीं ना कहीं लोगों को इस प्राइस रेंज में खूब बाइंग करनी चाहिए। और मैं तो चाहता हूँ कि स्टॉक ऊपर की तरफ मूव करे, भागे। लेकिन भाई साहब, मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि आप लोग, हम लोग जो है ब्लाइंडली किसी भी चीज़ के ऊपर विश्वास कर लेते हैं। इमोशंस के साथ जो है हम लोग बेवकूफ़ बन जाते हैं। देखिए, वोडाफोन आइडिया नो डाउट थर्ड ऑपरेटर है टेलीकॉम सेक्टर का। इस बात की तारीफ़ तो मैं करता हूं और मुझे लगता है कि ये रिवाइव भी कर सकता है। लेकिन क्या होगा अगर फॉरेंसिक ऑडिट हो गई और पता चला कि इस कंपनी के लास्ट 10 इयर्स के अकाउंट में फ्रॉड या फंड डाइवर्जन हुआ है? उस केस में आप क्या करेंगे? क्या आपके पैरों के नीचे की ज़मीन नहीं खिसकेगी? मेरी तो खिसक जाएगी, मुझे पता है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि इमोशनली ना किसी के ऊपर बिलीव करो। देखो, कुमार मंगलम बिरला नो डाउट इनकी ग्लोबल इमेज काफ़ी अच्छी है, लेकिन वॉच डॉग की तरफ से जो क्वेश्चंस किए गए हैं, इन क्वेश्चंस को आप हल्के में मत लीजिए। ये क्वेश्चंस कहीं ना कहीं भारी पड़ सकते हैं। देखिए, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के अंदर अगर फंड डाइवर्जन नहीं हुआ है तो 2019 में इन्होंने जो राइट्स इशू करके 25,000 करोड़ रुपए रेस किया था, उस अमाउंट का क्या किया इन्होंने, कहाँ यूज़ किया? क्योंकि एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू का अमाउंट तो इन्होंने 7,000 समथिंग समथिंग पे किया है। चलिए, मैं उसको 8,000 मान लेता हूँ, 8,000 करोड़ रुपए। बाकी स्पेक्ट्रम वगैरह के लिए इन्होंने जो परचेसिंग करी है, उसमें कुछ अमाउंट 500-619 करोड़ के आसपास का अमाउंट इन्होंने अप फ्रंट रूप में दिया है, और रिमेनिंग पार्ट तो वो भी ड्यू है ना। तो 25,000 करोड़ रुपए आपने किया क्या भाई? सबसे बड़ा क्वेश्चन उठता है। 37, 38, 40 के अराउंड इसका स्टॉक प्राइस उसमें मार्केट में फ्लोट कर रहा था, और राइट्स इशू करके इन्होंने इसके स्टॉक प्राइस को गिरा करके 10 से 12 की रेंज में ले आके खड़ा कर दिया। जो इन्वेस्टर्स 37 से 40 के बीच में फंसे थे, 35 से 40 के बीच में फंसे थे, उनकी तो इन्होंने कमर तोड़ दी कि नहीं तोड़ दी, बताइए। आज तक ये स्टॉक 20 रुपीज़ से ऊपर नहीं गया, जब से राइट्स इशू इस कंपनी ने लेके आया था मार्केट में। आज तक नहीं गया। आज तक उन लोगों की इसने कमर तोड़ के रख दी है। जी हाँ, कमर तोड़ के रख दिया है। जो बैकबोन होती है ना, किसी भी इंसान की जो बैकबोन होती है, अगर बैकबोन टूट जाए तो वो इंसान किसी काम का नहीं होता। उसी तरीके से इन्होंने राइट्स इशू ले आकर के बैकबोन तोड़ दिया उन इन्वेस्टर्स की, जिन्होंने ऊपर के लेवल्स पे फंसे हैं। राइट्स उस इशू आप लेके आए हो तो उसका कुछ सही तरीके से यूटिलाइजेशन करते, सही जगह उसका इम्प्लीमेंटेशन करते। लेकिन वो फंड गया कहाँ? आपने कहीं ऐसा तो नहीं कि उसको डाइवर्ट कर दिया किसी दूसरी जगह पे, या ऐसा तो नहीं कि आप फंड की साइफनिंग कर रहे हैं अंदर ही अंदर,
इसीलिए वॉचडॉग की तरफ से क्वेश्चंस पॉइंट आउट किए गए हैं कि इसके ऊपर ऑडिट होनी चाहिए, फॉरेंसिक ऑडिट होनी चाहिए, एटलीस्ट 10 साल का, कम से कम 10 साल का अकाउंट, अगर हो सके तो 15 साल 20 साल का भी अकाउंट चेक किया जाए इस कंपनी का। देखिए, इमोशन से खेलना, इमोशन से किसी को बेवकूफ़ बनाना बड़ा इजी होता है, इसलिए हम सब लोगों को सावधान रहना चाहिए। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मेरी इस तरीके की बात करने से आप ये ना फील करिएगा कि मैं वोडा आइडिया के ख़िलाफ़ हूँ। मैं वोडा आइडिया के ख़िलाफ़ नहीं, वोडा आइडिया के हमेशा सपोर्ट में हूँ, लेकिन मैं उस चीज़ के ख़िलाफ़ हूँ जो अगर इस तरीके की बात सच निकलती है। ये बहुत ही हमें दुख होगा, आप सब लोगों को भी दुख होगा अगर ये बात सच निकलती है तो। 37 रुपये का शेयर जो है ये 12 रुपये 50 पैसे में डिस्काउंट करके बेचने लगे थे, जिसकी वजह से इसका प्राइस धड़ल्ले से नीचे गिर गया था। अब हम सब लोगों ने उस समय कुछ नहीं किया क्योंकि हम लोगों के हाथ में नहीं था। ये फिर बाद में पता चला कि आपको एक ऑफ़र मिल रहा है, यानी आप कम पैसे में ज़्यादा शेयर्स खरीद सकते हो डिस्काउंटेड रेट पे। जब लेकिन एक खबर आती है तो मार्केट में इसकी वैल्यू 14-15 के आसपास हो जाती है। फिर ये 12.5 का डिस्काउंट दे करके बेच रहे थे अपने शेयर्स को। तो ये एक तरीके से क्या है, एक तरीके से कस्टमर्स को चूना लगाना नहीं हुआ अपने इन्वेस्टर्स को। तो क्या हुआ, ये आज तक कंपनी किसी को डिविडेंड तक नहीं पे रही, क्योंकि उस हालत ही में नहीं है, उस पोजीशन में ही नहीं है डिविडेंड पे करने की तो छोड़िए। लेकिन फंड का किया क्या यार, सबसे बड़ा क्वेश्चन है, फंड का किया क्या इसने, सबसे बड़ा क्वेश्चन है। अगर आप लोगों में से किसी को कुछ आइडिया है इसके बारे में तो मुझे कमेंट बॉक्स के में बता सकते हैं, क्योंकि मैं इसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा इंटेंस रिसर्च करने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि मुझे पता चले कि वो हुआ तो हुआ क्या, उस फंड का क्या हुआ। मुझे चाहिए, उसकी जानकारी चाहिए। और मुझे ही नहीं चाहिए, पूरे और जो फॉरेंसिक ऑडिट टीम है उसको भी चाहिए, राइट। मैं इसके सपोर्ट में हूँ, इस कंपनी के खिलाफ फॉरेंसिक ऑडिट होनी चाहिए कि फ़ंड डाइवर्जन तो नहीं हुआ, क्या हुआ आखिरकार इसका, राइट। तो दोस्तों, लेट मी सी कि क्या होता है। आप लोग जो है इस चीज़ को लेकर के ज़्यादा एग्रेसिव, तो ऑब्वियसली अगर आपको ये चीज़ पता चलेगी तो आप भी एग्रेसिव हो जाओगे। लेकिन देखिए, जिसका नुकसान होता है उसको रियलिटी फील होती है, आप समझ रहे हैं मेरी बात को। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को भी जो है देखिए, पैनिक ना करिए। देखिए, अभी देखिए 9 रुपये 10 पैसे के ऊपर अभी तुरंत बात करते करते चढ़ के चला गया। देखिए, ये जो चढ़ाव उतार दिख रहा है, ये कितना भी चढ़ ले 20-25 के ऊपर अभी तो नहीं जाने वाला, क्योंकि अभी इसकी हालत बहुत ख़राब है, ऊपर से नेगेटिविटी फैली रही है, राइट। तो देखिए, जो कुछ होता है हम यही उम्मीद करेंगे कि सब कुछ अच्छा हो, लेकिन फॉरेंसिक ऑडिट होनी चाहिए, इस चीज़ को मैं सपोर्ट करता हूँ। और आप भी सपोर्ट करते हैं तो कमेंट बॉक्स में यस लिख सकते हैं। उधर दूसरी साइड से एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू को लेकर के रीअसेसमेंट की जो डिमांड है उसको भी सुन लेना चाहिए सरकार को, क्योंकि कहीं ना कहीं वो चीज़ भी जेन्युइन है। वो चीज़ अगर सरकार नहीं सुनती है तो सरकार अपनी जगह गलत है, सरकार को भी अपनी जगह सही होना चाहिए। और इस कंपनी के खिलाफ फॉरेंसिक ऑडिट जरूर होनी चाहिए, ताकि हमें पता चले कि रियलिटी क्या है। क्योंकि हमें कितना पता चलेगा, हमें उतना ही पता चलेगा ना जितना आप मीडिया में आप फैलाओगे, जितना आप डिस्क्लोज़ करोगे। आप साल भर से ये बोल रहे हो कि फ़ंड आपका आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, अभी तक आया ही नहीं, क्योंकि आप बार बार उसको कोई ना कोई एक्सक्यूज़ दे करके टालते रहे हो कि ये इन्वेस्टर्स नहीं मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा है। आप खुद अपनी तरीके से इन्वेस्ट करने के लिए रेडी नहीं हो रहे हो। वाई, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? we all want to know, राइट। सो टेक केयर फ्रेंड्स, सी यू नेक्स्ट टाइम। आपसे मैं बातचीत करता रहूँगा। थोड़ा सा मैं एग्रेसिव हो जाता हूँ, क्योंकि कभी कभी जो है इन चीज़ों को सुन करके बड़ा दुख होता है, कंट्रोल नहीं होता है। क्योंकि आप ऐसे केसेस देख लीजिए ना, DHFL है, दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड है, यस बैंक का राणा कपूर को देख लीजिए, कितने ऐसे एग्जाम्पल्स पड़े हैं जिनके नाम अच्छे थे लेकिन बाद में बदनाम हुए। ऐसे लोग पड़े हैं, अच्छे नाम वाले भी बदनाम होते हैं, ऐसा नहीं है। टेक केयर फ्रेंड्स, गुड बाय।